नाज़रीन, इसराइल को मजीद सबक सिखाने का वक्त आ गया है और अब तक की मेगा ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और एक नया चैप्टर इस जंग के अंदर हमें खुलता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन, हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, चीन की जो टेक्नोलॉजी है, चीन के जदीद तरीन हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स वाया ईरान वो यमन पहुंच रहे हैं, ये पहुंच चुके हैं, ये पहुंचने वाले हैं और साथ ही एक और तरफ से इसराइल पर हमले की तैयारी की जा रही है और वो भी एक नया चैप्टर है। पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल्स इराक को दिए जा रहे हैं। इराक में जो रेजिस्टेंस की तंजीमें हैं उनको भी बैलिस्टिक मिसाइल दिए जाने की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। यमन से इसराइल पर हमले जारी हैं, मजीद बढ़ने जा रहे हैं ये एडवांस मिसाइल और उनके पास क्वांटिटी भी ज्यादा आ जाएगी। जो यमन ने अनाउंस किया है कि हम अराउंड द क्लॉक जो है वो इसराइल को निशाना बनाने जा रहे हैं, तो उनके पास जो स्टॉक है वो आ गया है कि वो इतने निशाने बना सकते हैं। रोजाना एक मिसाइल भी फायर करना बैलिस्टिक वो बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि इनकी प्रोडक्शन बड़ी मुश्किल होती है। तो अब यमन कह रहा है कि अराउंड द क्लॉक और यहां से हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स की रिपोर्ट सामने आ रही है और साथ इराक को ये मिसाइल मिलने जा रहे हैं, जिससे खित्ते के अंदर एक ताकत का बिल्कुल नया चैप्टर है और बिल्कुल नई डायमेंशन है और नया वॉरफेयर है। क्योंकि अगर आप देखिए तो इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारी अखाड़ पिछाड़ जब वो की गई। मिसाल के तौर पर इजिप्ट है, मिसाल के तौर पर जॉर्डन है, इनको एक शील्ड बनाकर रखा हुआ है इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए कि बॉर्डर्स के ऊपर जाकर इसराइल को कोई तंग न कर सके। एक तरफ शाम है, शाम में जो तब्दीली लाई गई है उसका मकसद भी अब वाज़ेह नजर आ रहा है कि अल-शरा ने कहा कि हमारे और इसराइल के जो एनिमीज हैं वो एक हैं और हम एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। ये अल-शरा ने कहा। तो सीरिया को भी एक ढाल बनाना है कि उनके बॉर्डर्स के ऊपर कोई मसला हो। लेबनीज गवर्नमेंट के साथ मामलात इसराइल के और अमेरिका के ठीक जा रहे हैं। लेबनीज गवर्नमेंट और लेबनीज आर्मी से कोई खतरा नहीं है इसराइल को। एक हिजबुल्लाह का फैक्टर है, हिजबुल्लाह को वो डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिसमें अभी तक वो नाकाम है। तो ये एक डॉक्ट्राइन है, ये इसराइल की प्रोटेक्शन है, ये इसराइल की एक शील्ड है। तो यमन ने जो कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद अब उसकी ये मजीद सपोर्ट बढ़ने जा रही है और इसी बुनियाद के ऊपर उधर भी मिसाइल मिलने जा रहे हैं इराक में। यमन ने यह साबित करके दिखाया कि लड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि उनके बॉर्डर के ऊपर जाया जाए, बल्कि 2000 किलोमीटर दूर से बैठकर भी इसराइल की सिक्योरिटी को चैलेंज किया जा सकता है। इसराइल पर नेवल ब्लॉकेड लगाया जा सकता है, इसराइल पर एयर ब्लॉकेड लगाया जा सकता है। 2000 किलोमीटर दूर से बैठकर उनकी जो वहां पर रूटीन है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मिलियंस ऑफ इसराइलियों को शेल्टर में भेजा जा सकता है। ये पहली बार आप समझ लें कि एक कंसिस्टेंसी के साथ यमन ने करके दिखाया। तो ये पूरा डॉक्ट्राइन जो है वो बदल गया, बैलेंस ऑफ पावर पूरे मिडिल ईस्ट में बदल गया कि जरूरी नहीं कि वहां बॉर्डर तक जाना है। और इससे तो बल्कि एक और एडवांटेज हुआ है, ना कि डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये है कि जब आप दूर बैठे हैं तो इसराइल आकर बमबारी नहीं कर सकता इतनी आसानी से, जैसे लेबनान में वो सुबह शाम बमबारी कर रहा है और ड्यूरिंग द फुल स्केल वॉर उसने कितनी बमबारी लेबनान में की है, लेकिन यमन के अंदर वो इस तरह की बमबारी नहीं कर सका है। वो आता है 20 दिन के बाद कोई अटैक करता है और उससे कोई उसको अस्करी सतह पर कामयाबी नहीं होती। यमन के हमले तो उसी तरह से जारी है। तो ये दूर होना उल्टा इसराइल से एक प्रोटेक्शन भी है। उनके जहाजों ने आना है, यहां से एक मिसाइल फायर होना है, तो इसमें इसराइल को डिसएडवांटेज है और रेजिस्टेंस को एडवांटेज है। तो इस तनासुर के अंदर अब ये मजीद सपोर्ट जब बढ़ने जा रही है और जो फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने एक बड़ा अटैक किया और 12 इसराइली जो एलीट यूनिट है उसके ऊपर मुश्तमिल था, वो निशाना बना। तो उसके बाद इसराइल हिला हुआ है और मजीद रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रेजिस्टेंस जो है इस वक्त उसका जो पूरा आप कह लें कि ऑपरेशनल टैक्टिक्स हैं वो एम्बुशेस के ऊपर चले गए, वो घात के ऊपर चले गए, वो रोड्स के अंदर घात लगा रहे हैं, वो बिल्डिंग के अंदर घात लगा रहे हैं। और इस हमले ने फलस्तीनी रेजिस्टेंस की पावर को मजीद शो किया है और इसराइल के अंदर फिर वो खप पड़ी हुई है कि हम हमास से जीत ही नहीं सकते, तो फिर हम अपने फौजी क्यों वहां पर हमारे मारे जा रहे हैं और इससे कोई हमें अचीवमेंट नहीं होने वाली। तो इस हमले ने वहां पर एक और प्रेशर क्रिएट किया है और इसके साथ नाज़रीन रशिया ने हमला लॉन्च कर दिया है। रशिया की जानब से हमले शुरू किए जा चुके हैं पिछले कुछ घंटों से और ये इब्तदा है जो उनकी जानब से कर दी गई है। इंतहा कहां तक होगी, लेकिन पहला जो जवाब उनकी जानब से आया है वो इस जंग का लार्जेस्ट एयर अटैक है जो रशिया की जानब से कर दिया गया है। हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स एंड डजन्स ऑफ बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स ये यूक्रेन के ऊपर फायर किए गए हैं। यूक्रेन का कोना कोना जो इस वक्त धमाकों से गुंज रहा है और ये आगाज है रशिया की जानब से कर दिया गया। और पहला जो हमला हुआ है वो भी लार्जेस्ट एयर अटैक ऑफ द वॉर है। तो ये सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और एक तरफ हम देख रहे हैं कि इजराइल अपने घमंड और तकब्बुर और जिद और अना के अंदर ये जुल्म जो है वो रोकने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ मिडिल ईस्ट की जो हुकूमतें हैं वो बेहिसी और बेबसी की अलामत बनी हमें नजर आ रही हैं, कुछ भी करने से वो कासिर हैं। दूसरी तरफ अमेरिका है और जर्मनी जैसे मालिक हैं जो बड़े खुलेआम मिलिटरली और डिप्लोमेटिकली इसराइल की सपोर्ट जारी रखे हुए हैं। तो दूसरी तरफ अब रेजिस्टेंस की मदद में भी हैरान कुन सतह पर इजाफा होने जा रहा है। रेजिस्टेंस की ऑलरेडी बहुत सारी मुल्क हैं जो मदद कर रहे हैं, लेकिन अब उस मदद के अंदर जो है वो इजाफा होने जा रहा है। और असल में यमन ने जो कामयाबी करके दिखा दिया ना, उससे
पता चला है बहुत सारी ताकतों को जो इजराइल से लड़ना चाहती है कि इस तरीके से भी इजराइल से लड़ा जा सकता है। यमन एक चीज करके दिखा दी है कि ऐसे हो सकता है, तो इसलिए अब ये होने जा रहा है। और बताया जा रहा है कि भरपूर सपोर्ट इस तरह से फराम होने जा रही है कि खतरनाक तरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स जो चाइनीज टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर हैं वो पहुंच रहे हैं यमन, ठीक है ना, और वाया ईरान ये पहुंच रहे हैं, और ना सिर्फ यमन बल्कि इराक को भी दिए जा रहे हैं। और ये बिल्कुल नया चैप्टर है कि मतलब इराक की तंजीमों के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल्स आने जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। देखिए ये कोई बच्चों के खिलौने तो नहीं है, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स की हम बात कर रहे हैं, और वो वहां इराक को भी मिलने जा रहे हैं। तो ये कई तरफ से हमले की तैयारी की जा रही है। अच्छा, अब इसी दरमियान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात की है बड़ी अहम है। ईरान जंग की मुसलसल हम बात कर रहे हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अभी ये कहा है कि यूरोपियन जो 3 बड़ी ताकतें हैं, जर्मनी, फ्रांस और बर्तानिया, ये हमला करने का सोच रहे हैं ईरान के ऊपर। यानी हमला तो इजराइल और अमेरिका ही करेगा, लेकिन ये भी सपोर्ट करने जा रहे हैं। ये ईरान की जानिब से ये बात सामने फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है, तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। और एक तरफ चूंकि यूरोप को क्या मसला है, एरोगेंस एक तो है और वो सारा मामला उनकी तारीख है, लेकिन अभी उनको सबसे ज्यादा मसला यूक्रेन से हो रहा है। चूंकि ईरान और रशिया का जो इत्तेहाद बन चुका है, ईरान बहुत हेल्प कर रहा है रशिया की और रशिया ईरान की, तो वो इस इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। जैसे मैक्रोन है तो चाइना को वो धमकी लगा के गया कि नॉर्थ कोरिया जो है सपोर्ट ना करे रशिया को। उसके जवाब में नॉर्थ कोरिया ने अनाउंस किया कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट जब रशिया की करने जा रही है। मैक्रोन की धमकी का जवाब नॉर्थ कोरिया से इस तरह से आया है। तो अब वो ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की बात सुनिए, यूरोप इज ऑन द वर्ज ऑफ द मेकिंग अनदर स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। बिल्कुल दहाने के ऊपर पहुंच गया है और यूरोप फैसला करने जा रहा है जो उसकी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक होगी। एंड तेहरान विल रिस्पॉन्ड फोर्सफुली टू एनी वायलेशन ऑफ इट्स राइट्स। बिल्कुल भरपूर ताकत के साथ हम जवाब देंगे। इंस्टेड ऑफ डीलिंग इन गुड फेथ, बजाय इसके कि ये गुड फेथ में हमारे साथ डील करते हैं, यूरोपियन ट्राइका बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी चूज टू टेक मलिशियस मेजर्स अगेंस्ट तेहरान। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया है कि यूरोपियन ये 3 बड़ी ताकतें जो है वो ऑन द वर्ज ऑफ डिसीजन है। और वो डिसीजन क्या है ईरान पर हमले के हवाले से, जिसमें यानी हमला इजराइल करेगा या अमेरिका करेगा, और ये ताकतें भी मुकम्मल तौर पर साथ होंगी। अच्छा, अब इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि टक्कर कार्लसन जो कि अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट फेमस जर्नलिस्ट हैं, वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनके बारे में आप जानते हैं, उनकी पहले भी कुछ रिपोर्ट्स हम आपके सामने रखते रहते हैं। उन्होंने इस पर बयान जारी किया और उन्होंने कहा है कि ईरान पर हमला एक आलमी जंग का आगाज होगा। ये किसी आम शख्स की बात नहीं, ये टक्कर कार्लसन अमेरिका का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट बात कर रहा है। ईरान पर हमला वर्ल्ड वॉर का आगाज होगा और ये अमेरिका और वेस्ट की डिफीट का सबब बनेगा। ईरान की जंग जो है वो वेस्ट की डिफीट का सबब बनेगी। ईरानी मीडिया रिपोर्ट, टक्कर कार्लसन वॉर्न्स ईरान इज नॉट अलोन अटैकिंग इट रिस्क वर्ल्ड वॉर, यूएस डिफीट, वर्ल्ड वॉर का खतरा होगा और अमेरिका की शिकस्त का। उन्होंने कहा कि ईरान को अकेला मत समझो, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया ये ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान इज बैक्ड बाय इट्स एलाइज। ईरान पर हमला होगा तो ये अफगानिस्तान या इराक या लिबिया नहीं है कि सब मुंह उठाकर देखते रहेंगे। ये ईरान है जिसके साथ इत्तेहादी खड़े हैं, अभी पुतिन द्वारा करने जा रहे हैं। नॉट अलोन, अकेला नहीं है ईरान। वार्निंग दैट एनी अटैक बाय द यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट इस्लामिक रिपब्लिक रिस्क ऑफ वर्ल्ड वॉर। देखिए अब ये कोई शुगल नहीं है कि रोज ही हम वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर तो गेम ओवर होगी ना, इस जनरेशन के लिए गेम ओवर होगी। वर्ल्ड वॉर का मतलब ये होगा। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो होगी और कुछ घंटों और कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगी। तो खतरा मंडला रहा है, ठीक है ना। यानी ईरान जंग का खतरा है, यूक्रेन जंग एस्केलेट करने का खतरा है, ताइवान का है। तो ये सारी जंगें जो है वो वर्ल्ड वॉर के अंदर तब्दील हो सकती है। तो टक्कर कार्लसन कह रहे हैं कि रिस्क वर्ल्ड वॉर दैट वुड लीड टू द यूएस डिफीट। और इस जंग में अमेरिका हार जाएगा और अमेरिका हारेगा तो इसका मतलब क्या होगा भला? जापान हारा था तो इसका मतलब क्या हुआ था? आज तक जापान उस हार से निकला नहीं है। जापान ना अपना असला उस तरह से बेच सकता है, बना सकता है, ना अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी उस तरह से है, ना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। तो वो हार अभी खत्म नहीं हुई, ना टर्की की वो हार खत्म हुई है, ना वो अब जर्मनी तो चलो वेस्ट का इत्तेहादी बन गया और जर्मनी ने $270 बिलियन पे किए हैं और आखिरी किस्त उसने 2010 के अंदर दी है। हालांकि वेस्ट का इत्तेहादी था, 2010 के अंदर आखिरी किस्त दी है। तो जो ताकतें वर्ल्ड वॉर हारी हैं वो नेशंस अभी तक उससे निकली नहीं है। तो वर्ल्ड वॉर हारने का मतलब क्या होगा और फिर इजराइल के साथ क्या होगा? टक्कर कार्लसन साउंडेड द अलार्म। हैरान वो जिसको शॉक्ड कि भाई ये क्या करने जा रहे हो। और फिर उसने बताया कि कैसे ट्रंप इंतजामिया ज़ायनिस्टों से भरी पड़ी है और इसमें कौन जो है वो झूठों की बुनियाद के ऊपर झूठ बांधकर जवाज घड़ के ईरान पर हमला करने जा रहा है। कार्लसन आर्ग्यूड दैट
फिगर्स लाइक मार्क लेविन, ये उस ट्रम्प इंतजामिया का बंदा है, आर पुशिंग फॉर वॉर विद ईरान। ये ट्रम्प इंतजामिया के लोग जो ज़ायनिस्ट हैं और ये उधर जो है ना जंग के लिए पुश कर रहे हैं अंडर द प्रिटेक्स ऑफ स्टॉपिंग न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। ये वही इनरिचमेंट वाला मामला कि इनरिचमेंट को जवाब बनाकर वो हमला करने की उसको पुश कर रहे हैं। स्ट्रेसिंग दैट देयर इज नो क्रेडिबल एविडेंस, टकर खालसा ने कहा कोई एविडेंस इन लोगों के पास नहीं है दैट ईरान इज क्लोज टू डेवलपिंग न्यूक्लियर बॉम्ब, कि जैसे ये रोजाना हर चौथे दिन जो है स्टेटमेंट जारी करते हैं और रिपोर्ट जारी करते हैं कि ईरान बस न्यूक्लियर के करीब पहुंच गया। अगर आप नेतन्याहू के 20 साल पुराने बयान भी देखें ना, तो उसमें भी नेतन्याहू के ऐसे बयान मौजूद है कि ईरान बिल्कुल न्यूक्लियर के करीब पहुंच गया। तो वो कह रहा है ऐसा कोई क्रेडिबल एविडेंस है ही नहीं, और ना ईरान इंटेंशनली ऐसा कुछ कर रहा है। द ऑनगोइंग फियर मॉन्गरर इज अ रिसाइकल्ड नैरेटिव फ्रॉम डेकेड्स ऑफ पास्ट। ये वही रिसाइकल्ड नैरेटिव है जो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, उसी को यहां पर दोबारा जवाब बनाकर जंग छेड़ने की कोशिश की जा रही है। इट्स अ लाई, ये झूठ है। देयर इज जीरो क्रेडिबल इंटेलिजेंस दैट सजेस्ट ईरान इज एनीवेयर नियर बिल्डिंग अ बॉम्ब। कोई एक क्रेडिबल इंटेलिजेंस नहीं है कि जो बताया कि ईरान इनकी मुताबिक जब वो न्यूक्लियर बना रहा है, और ईरान का फतवा मौजूद है। नन एनीवन हु क्लेम्स अदरवाइज इज अ डिसऑनेस्ट एंड इग्नोरेंट। इफ द यूएस गवर्नमेंट न्यू, ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, अगर अमेरिकी इंतजामिया ये जानती होती कि ईरान वाज वीक्स अवे फ्रॉम पोजेसिंग अ न्यूक्लियर वेपन, अगर ये वाकईतन बात सच होती कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब पहुंच गया है, वी वुड हैव बी एट वॉर ऑलरेडी, हम ऑलरेडी एक जंग में जा चुके होते, अमेरिका ईरान पर हमला कर चुका होता। ईरान नोज दिस, और ईरान को भी इस बात का पता है, विच इज वाई दे आर नॉट बिल्डिंग वन। इसलिए वो अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे हैं और ना उन्होंने बनाया है, बावजूद इसके कि उनके पास कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने न्यूक्लियर ना बनाया है ना उस तरह से बना रहे हैं जैसे ये रोज बात करते हैं, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर वो इस तरह बढ़े तो जंग शुरू हो जाएगी। ईरान ऑल्सो नोज इट्स अनवाइज टू गिव अप इट्स वेपन्स प्रोग्राम इंटायरली, और ईरान को यह भी अच्छे तरीके से पता है कि यह सबसे बड़ी बेवकूफी होगी कि अगर वो अपना सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ देते हैं जैसे मुअम्मर कज़ाफी ने किया, तो ना ईरान अपना सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने वाला है और ना बनाने वाला है। वो तब बनाएगा जिस दिन हमला हो जाएगा, और ईरान को पता है कि अगर वो पहले बना लेगा तो यह जवाब बन जाएगा जंग का, और मिडिल ईस्ट के मालिक के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। तो टकर खालसा ने कहा वर्ल्ड वॉर, अमेरिका की डिफीट, और यहां पर जो ज़ायनिस्ट है वो ट्रम्प इंतजामिया में झूठ घड़ के कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक गैर मामूली रिपोर्ट होगी। अच्छा, अब ईरान जो है वो साथ साथ जंग की तैयारी तो कर रहा है, और जो गजा में जेनोसाइड जारी है उसमें सबकी खामोशियां हैं इस वक्त, कुछ भी मिलिटरीली कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो रेजिस्टेंस की ऑलरेडी ईरान मदद कर रहा है, हमास की और हूतीज की और बाकी रेजिस्टेंस की। तो अब हूतीज को मजीद असलहा ईरान देने जा रहा है, और हूतीज की चाइना मदद कर रहा है, और इराक को भी वो देने जा रहा है। इराक का बिल्कुल नया चैप्टर है, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स को अफोर्डेबल नहीं होगा, और जो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स हैं वो जो इराक की गवर्नमेंट है उसको पुश करेंगी अगेंस्ट ईरान। तो ये बिल्कुल नया चैप्टर होगा जो इराक को बैलिस्टिक मिसाइल मिलने जा रहे हैं। अब खबर यह है कि चाइना हूतीज को बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है, लेकिन वाया ईरान दे रहा है। चाइना से टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स जो हैं वो ईरान आ रहे हैं, ईरान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और उसमें टेक्नोलॉजी चाइना की भी है ईरान की भी है। चाइना से कंपोनेंट्स ईरान आ रहे हैं, ईरान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां से शिपमेंट जो है वो हूतीज की तरफ या जा चुकी है या जाने वाली है। 800 बैलिस्टिक मिसाइल बताया जा रहा है, और ये ह्यूज नंबर्स है। मैं पहले हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। ईरान हैज रिक्वेस्टेड थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स कंपोनेंट्स फ्रॉम चाइना। हजारों कंपोनेंट्स हैं चाइना से उन्होंने ऑर्डर किए हुए। द शिपमेंट्स में बी ईरान टू प्रोड्यूस 800 बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये जो आगे जाने हैं। चाइनीज एंटिटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू हूतीज टू प्रोड्यूस मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। चाइनीज डिफरेंट एंटिटीज जो है वो हेल्प कर रही हैं हूतीज की। ईरान में सेंड सम चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल्स टू ग्रुप इंक्लूडिंग द हूतीज। ईरान ये बैलिस्टिक मिसाइल जब देने जा रहा है। ईरान हैज ट्रांसफर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स टू ग्रुप्स इन इराक दैट कैन टारगेट इजराइल। इराक के अंदर ये ट्रांसफर या हो चुके हैं या होने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें तो वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि ये ट्रांसफर हो गए हैं इराक को, ठीक है, लेकिन हो गए हैं या होने वाले हैं, लेकिन ये चीज तय हो गई है कि ऐसा करना है। Israel's defense establishment is disappointed by the agreement between the United States and the Houthis. इजरायली जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत डिसअपॉइंटेड है कि ये अमेरिका हमें दरमियान में छोड़कर चला गया। अब आप देखिए कि रशिया, मतलब दुनिया की 3 बड़ी पावर्स अगर हम देखें, चाइना, अमेरिका और रशिया,
तो रशिया जो है वो इस साल 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल और बाकी मिसाइल प्रोड्यूस करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल कोई 1500 के करीब प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, रशिया की हम बात कर रहे हैं। और यहां 800 बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो हुतीज को जा रहे हैं और इसके अलावा इराक को भी जा रहे हैं। कितने बड़े नंबर्स हैं ये। अब हुतीज रोजाना एक मिसाइल दागते हैं जो बहुत इंपैक्ट क्रिएट करता है। इसका मतलब है कि 800 दिनों तक तो वो मिसाइल फायर कर सकते हैं। रशिया 1500 प्रोड्यूस कर रहा है एक साल के अंदर, और नेटो से जंग उसकी चल रही है। और रशिया कितनी बड़ी पावर है, और हुतीज तो टॉप 100 मिलिट्री पावर के अंदर भी नहीं आते, तो उधर 800। तो ये कितने, मतलब ये बैलिस्टिक मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, छोटी मोटी शुरलियों की बात नहीं कर रहे, बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहे हैं। तो इतने बड़े नंबर्स में उनको जाना, फिर इराक को जाना, तो यहां जंग की भी भरपूर तैयारी जारी है। अब इराक हमला करेगा अगर ईरान की जंग छिड़ जाती है, वो तैयारी उनकी होगी। लेकिन यमन के हमले एस्केलेट होने जा रहे हैं। ईरान जंग छिड़ती है या नहीं, लेकिन यमन के हमले जो है एस्केलेट होने जा रहे हैं। और ईरान अगर जंग छिड़ती है तो इराक, हिजबुल्लाह और यमन और साथ ईरान, ये चार तरफा हमला जो है वो इजराइल के ऊपर होगा। ये इस जंग का स्केल बहुत बड़ा होगा। दुनिया भूल जाएगी कि पिछली जो जंगें हुई हैं, इस जंग का स्केल जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो ये खतरनाक मोड़ है। इससे सब बेहतर यही है कि तमाम लीडरशिप बैठे और ईरान डील होनी चाहिए, गजा का सीजफायर होना चाहिए, इस तरह मामला बढ़ने चाहिए। लेकिन इस तरह बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जो एरोगेंस है इसराइल की, कभी भी नेवर एवर इसराइल फलस्तीन रियासत के लिए राजी नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद होती है, बातें होती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी जगह वो चीजें अपनी जगह पर ठीक है। नेवर एवर इसराइल फलस्तीनी रियासत के लिए राजी नहीं होगा। ये जो भी तय होना है ये मैदान जंग के अंदर होना है, और अगर मैदान जंग के अंदर होना है तो जंग इस स्केल के ऊपर तो हमेशा जारी नहीं रहेगी, उसने एस्केलेट होना ही होना है। तो असल में इसराइल को यहां पर लाना और फिर उसकी ये जेनोसाइड, ये जंगों को इसने एस्केलेट किया है। अच्छा, अब जो रेजिस्टेंस ने ऑपरेशन किए हैं उसने बहुत इंपैक्ट क्रिएट किया है। इसराइल हिला हुआ है, एक एक फौजी से उलझ जाता है, एक तो उनके 5 एक ही वक्त में फौजी मारे गए और बाकी की रिपोर्ट्स आ जाएंगी। अब वो कह रहे हैं कि हमास वहां पर किस तरह से ऑपरेट कर रही है। रोड्स पूरे जो हैं वहां पर वो एम्बुशेस लगा रहे हैं, और वो उनका जो इंटायर इस वक्त मैकेनिज्म है वो एम्बुशेस के ऊपर चली गई। हमास जगह जगह पर इसी तरह वो घात लगा रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरी बिल्डिंग इज बूबी ट्रैप। वो तो कहते हैं इतने ज्यादा उन्होंने ऑलरेडी घात लगा दिया कि हर बिल्डिंग की बूबी ट्रैप, और रोड्स के ऊपर वो घात लगा रहे हैं। फिर हमास इमेज ऑफ सर्वाइविंग द वॉर इज बीइंग प्रेज्ड। इस तरह के हमले करके हमास बता रही है कि वो सर्वाइव कर रही है। तो देखें, वो सर्वाइव कर रही है तो उसकी सपोर्ट बढ़ेगी ना, और इसराइल की शिकस्त वाज़ेह हो जाएगी। तो इस तरह का हर हमला, तो वो कह रहे हैं कि हमास का जो सर्वाइवल इमेज है वो बढ़ रहा है। फिर मजीद रिपोर्ट्स देखिए, सोल्जर्स आर फोर्स्ड टू यूज वेपन्स दैट सफर फ्रॉम फ्रीक्वेंट माल फंक्शंस एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स। असलहे की कमी है, और अब फौजियों को वो वेपन दिए जा रहे हैं जो माल फंक्शन भी कर जाते हैं, जो जिनमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। यानी बिल्कुल 100% ओके वाले वेपन नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ मसला भी आ रहा है। अब ये सूरत हाल हो रही है। और फिर इजरायली कमांडर कह रहा है, वी मेड मिस्टेक, हमने कौन सी गलती की है, इन द वे वी बिल्ट आर्मी, जिस तरह हमने आर्मी को बिल्ट किया, एंड इन एस्टिमेटिंग द ड्यूरेशन ऑफ दिस कैंपेन। सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि हमारी जो आर्मी है वो बनी ही शॉर्ट वॉर्स के लिए है। अब आप देखें इसराइल जंग कैसे लड़ता है, शदीद तरीन बमबारी, खौफनाक बेरहम बमबारी, उसके बाद फौज दाखिल होती है बड़ी तादाद के अंदर, और वो विद इन शॉर्ट टाइम जो भी उसने करना होता है वो कर लेती है। ये इसराइल की मिलिट्री डॉक्ट्राइन है, इसी के मुताबिक आर्मी बिल्ट हुई है। तो यहां ये इसराइल की सबसे लंबी तरीन जंग साबित हो रही है। इसराइली आर्मी इसके लिए, उसको ट्रेन ही इस तरह से नहीं किया गया, इस तरह से वो बनी ही नहीं है। तो इसलिए अब वो कह रहे हैं कि हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही, हम जिद और घमंड और अना में चुके। देखे ना, वो अभी तक जंग क्यों लड़ पा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि इसराइल हारा हुआ है, फिर भी क्यों लड़ता चला जा रहा है, क्योंकि उसकी लड़ाई किसी मुल्क के साथ नहीं हो रही है, वो उन लोगों के साथ लड़ रहा है जो ऑलरेडी उसके कब्जे के अंदर हैं। इसलिए वो जंग तो लड़ सकता है। अगर किसी मुल्क के साथ आज एक मिस्र या ये कोई हमला कर दे, आपको 4-5 दिनों के अंदर सीजफायर नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये बुनियादी वजह यह है कि जब हम कहते हैं कि इसराइल हारा हुआ है, फिर भी जंग क्यों जारी है, वो इस वजह से जारी है कि लड़ किस तरह है जो ऑलरेडी महकूम है और मजलूम है, जो उसके कब्जे के अंदर है, ऑक्यूपेशन के अंदर है। अब जरा कुछ और हेडलाइंस देखिए। इजराइल हैज बिकम अ रीजनल बर्डन दैट थ्रेटन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन। अब वो जब शिकस्त होती है ना, जो शिकस्त खाने वाला था ना, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। तो अब वो कह रहे हैं कि रीजनल बर्डन जो है वो इजराइल बन चुका है, और इसके बारे में अब सब खुलकर ये बात कर रहे हैं कि यही वो है जिसकी वजह से रीजनल स्टेबिलिटी को खतरा है। हमेशा से इजराइल था, लेकिन अब सबके मुंह से ये बहरहाल निकल रहा है। तो ये जनाब मिडल ईस्ट की सूरत हाल है। उधर रशिया ने अटैक कर दिया, जवाब का हम इंतजार कर रहे थे, सारी दुनिया बहरहाल कर रही थी, तो रशिया ने अटैक कर दिया है।
पहला ये हमला हुआ है और सबसे बड़ा हमला है, वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक है। 407 ड्रोन्स फायर किए गए, 45 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए, 37 क्रूज मिसाइल्स फायर किए गए। बहुत बड़े नंबर्स हैं, यानी 45 बैलिस्टिक मिसाइल, 400 ड्रोन्स। बीबीसी, रशिया लॉन्चेस मैसिव स्ट्राइक्स डेज आफ्टर यूक्रेनियन ड्रोन अटैक। मैसिव स्ट्राइक। सीएनएन, रशिया लॉन्चेस वन ऑफ वॉर्स लार्जेस्ट एयर अटैक्स डेज आफ्टर यूक्रेन्स बॉम्बर रेड। अ लार्ज स्केल रशियन अटैक ऑन यूक्रेन विद मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। अच्छा, अब ये तो आगाज तो वहां पर हो गया, जंग बहुत एस्केलेट हो गई, पूरा यूक्रेन धमाकों से गूंज रहा है और यूक्रेन की आर्मी जो है वैसे रिट्रीट कर रही है, पीछे जा रही है। तो इस तरह के एक हमले से एक जो ना आप कह लें कि मोराल बढ़ाने की भी कोशिश की गई है रशिया को डैमेज करने की। तो रशिया इतनी बड़ी पावर है, उनके रिसोर्सेज इतने हैं, मिलिट्री इतनी है। 36 लाख आर्मी तो प्यूटन बना के बैठा हुआ, 36 लाख आर्मी, ये लार्जेस्ट बिल्डअप है आफ्टर वर्ल्ड वॉर। वो रिजर्व आर्मी है जो प्यूटन बना के बैठा हुआ है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, लेकिन बना के वो बैठे हुए, उनको पता है कि ये आलमी जंग भी छिड़ सकती है। वैसे उनकी फौज मेरे ख्याल है 7-8 लाख के करीब है, 36 लाख बना के बैठे हुए हैं। और इसी तरह का मिलिट्री बिल्डअप जो है वो चाइना भी कर रहा है। तो नेटो अब क्या करेगा? अगर नेटो इसी तरह से एस्केलेशन जारी रखता है तो फिर अल्टीमेटली इनकी बरह रास्त जंग छिड़ जाएगी। और ट्रंप ने कहा कि अभी इनके मुज़ाकरात होने के कोई चांसेस नहीं है। तो रशिया बड़ी ताकत के साथ हमलावर हो चुका है और वो तेजी के साथ आगे अब कीव की तरफ भी बढ़ेंगे। और उन्होंने ज़ेलेंस्की की जो गवर्नमेंट है उसको गवर्नमेंट मानने से इनकार कर दिया, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। तो इससे उन्होंने अपनी इंटेंट वाज़े की है कि अब वो मजीद अटैक्स किस अंदाज में करने जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। हमने राज रगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।